नमस्कार, चार का वार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। चार के वार में सबसे पहले बात होगी देश में अडानी ग्रुप पर मचे सियासी बवाल की, लेकिन उससे पहले अगली खबर आपको बताएंगी मेरी सहयोगी महिमा सिंह कंवर। जी हाँ, बिल्कुल। तो देखिए, चार के वार में मैं महिमा सिंह कंवर सबसे पहले आपको बताऊंगी कि क्यों मायावती को याद आया लखनऊ गेस्ट हाउस कांड और मायावती ने किसे दी नसीहत। अगली खबर आपको बताएंगी मेरी सहयोगी पलक। बिल्कुल, नमस्कार। चार की वार में मैं पलक प्रकाश आपके साथ आपको तीसरी बड़ी खबर बताऊंगी असम से। बात करेंगे असम में बाल विवाह के खिलाफ सरकार और पुलिस के एक्शन की। अगली खबर बताएंगे मेरी सहयोगी सुरभि तिवारी। तो चार के बार में मैं आपको बताऊंगी आखिरी बड़ी खबर और बात होगी दिल्ली के कंझावला केस में आए बड़े अपडेट से जुड़ी हुई। और सबसे पहले बड़ी खबर जानने के लिए रुक करते हैं मेरी सहयोगी अमृता का। बिल्कुल, बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, जहां कांग्रेस सांसद परनीत कौर पार्टी से सस्पेंड कर दी गई है। परनीत कौर को दिया गया है कारण बताओ नोटिस। परनीत कौर पर बीजेपी से संबंध होने का आरोप लगाया गया है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष ने की थी शिकायत। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी है प्रणीत कौर, कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, लेकिन प्रणीत कौर अभी भी कांग्रेस में थी। लेकिन कांग्रेस सांसद प्रणीत कौर को पार्टी से अब सस्पेंड किया गया है। प्रणीत कौर को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। बीजेपी से संबंध होने का आरोप उन पर लगाया गया है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष ने शिकायत भी की थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह जब से बीजेपी में शामिल हुए हैं तब से कई गतिविधियों में प्रणीत कौर उनके साथ नजर आई है, फिर चाहे वो कैंपेनिंग की बात हो, रोड शोज की बात हो। और उधर अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर संसद से लेकर बाजार तक हलचल मची हुई है। विपक्ष अडानी ग्रुप पर लग रहे आरोपों की जांच की मांग पर अड़ गया है, जिसे लेकर आज संसद में जोरदार हंगामा हुआ और इसी के चलते कार्रवाई सोमवार तक स्थगित कर दी गई है। विपक्ष इस पूरे मामले में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में कमेटी बनाने की मांग कर रहा है। और इस बीच जैसे ही खबर आई कि अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज डाउ जोन्स के सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से अडानी एंटरप्राइजेस को बाहर कर दिया गया है, वैसे ही कंपनी के शेयर्स में 35% तक की गिरावट दर्ज की गई है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने से पहले एक शेयर का भाव 3,500 रुपए के करीब था। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं आज किस तरह से सदन में हंगामा हुआ, वो भी ये तस्वीर बयान करती है। शेयर बाजार में किस तरह से अडानी समूह को लगातार नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, उसकी भी रिप्रेजेंटेटिव तस्वीर आप देख रहे हैं। और डाउ जोन्स में किस तरह से बाहर कर दिया गया अडानी एंटरप्राइजेस को और उसके बाद लगातार किस तरह से गिरावट दर्ज की जा रही है, वो भी लगातार आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर मेरे सहयोगी अक्षय राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। तो अक्षय, हम लगातार देख रहे हैं तमाम इन पूरे इस प्रकरण के दौरान एक के बाद एक बड़ी चोट जो है अडानी समूह को लगती जा रही है और अब एक बार फिर से प्रहार हुआ है और एक बार फिर से शेयर बाजार में जो है वो कीमतें शेयर्स की लुढ़कती हुई नजर आ रही हैं। कितना मुश्किल होगा इस पूरी सिचुएशन से पार पाना, इस पूरी सिचुएशन में रिकवर करके एक बार फिर से सामने आना? देखिए, अडानी ग्रुप की बात करें तो सबसे बुरे दौर से अडानी ग्रुप गुजर रहा है और उसके बाद जिस तरह से डाउ जोन्स ने सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से इनके शेयर्स को हटा दिया है, साफ तौर पर है कि अडानी ग्रुप के सामने अब बहुत सी चुनौतियां हैं। एक तरफ विपक्ष लगातार हमलावर है, सदन के दोनों सदनों के, चाहे लोकसभा बात करें या राज्यसभा बात करें, लगातार विपक्ष हमला कर रहा है और सरकार से भी इस पूरे मामले पर जांच करवाने की बात कर रहा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से LIC, SBI जैसे तमाम सरकारी संस्थाओं में अडानी ग्रुप के शेयर्स लगे हुए हैं, जिस तरह से इन्वेस्टर्स के पैसे लगे हुए हैं और जिस तरह से लगातार शेयर्स लुढ़क रहे हैं, अभी तक खबरें आई हैं जिस तरह से 8 लाख करोड़ के आसपास का नुकसान हो चुका है। निश्चित रूप से अडानी ग्रुप के सामने तो चुनौतियां हैं ही, अब सरकार के सामने भी चुनौतियां हैं, क्योंकि बजट 1 तारीख को पेश किया गया, उसके बाद सदन में उस बजट पर चर्चा होनी थी। लगातार सरकार यही कह रही है कि सदन में बजट पर चर्चा होनी चाहिए ताकि बजट के प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन जिस तरह से विपक्ष हमलावर है, विपक्ष के नेता हमलावर हैं और लगातार नोटिस दे करके इस पूरे मामले पर चर्चा की मांग कर रहे हैं, सरकार के सामने चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही हैं।
जिस तरह से तारिक अनवर की बात कर रहे हैं, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर रहे हैं, उन्होंने लगातार विपक्षी दलों के साथ आज भी बैठक की, कल भी बैठक हुई थी और उस बैठक में साफ तौर पर किया गया कि 16 पार्टियां चर्चा की लगातार मांग कर रही हैं। सरकार को सामने आकर के पूरे प्रकरण पर अपनी बात रखनी चाहिए। जेपीसी की बात वो कह रहे हैं, उठा रहे हैं। इसके अलावा रिटायर्ड लौटूंगी आपके पास, हमारे कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, आपसे भी समझना चाहूंगी कि किस तरह से हिंडनबर्ग की वो रिपोर्ट सामने आती है और उसके बाद से आज तक हम देख रहे हैं लगातार कोई ना कोई ऐसी खबर सामने आ रही है जो फिर से ये बताती है कि अडानी समूह की मुश्किलें कम होने वाली नहीं है। और अब इस पूरे मामले का राजनीतिक एंगल भी देख लेते हैं। इस रिपोर्ट को लेकर संसद से लेकर बाजार तक हलचल मची हुई है, लेकिन आज विपक्ष किस तरह से इन आरोपों की जांच की मांग पर अड़ गया, क्या लगता है कि आने वाले समय में किस तरह इस पूरे मामले पर और सियासत जो है भुनाने का प्रयास विपक्ष करता रहेगा? अमृता, देखिए, सबसे बड़ी बात तो है ये एक तरीके से कॉरपोरेट वॉर की तरह होता जा रहा है और निवेशक जिन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है उनके बीच बहुत असमंजस की स्थिति है। इसलिए सरकार को इस दिशा में पहल करनी चाहिए और या सेबी को इस दिशा में पहल करनी चाहिए, क्योंकि सेबी इस मामले में एक नियामक संस्था है। और दूसरी बात, 10 लाख करोड़ रुपए तक के नुकसान की खबर आ रही है, यानी जो शेयर्स हैं अडानी ग्रुप के वो लगातार नीचे जा रहे हैं। आज भी जब बाजार खुला तो वो नीचे चले गए। बाजार में लगातार बेचने की होड़ है। आज शुक्रवार है, शाम 3 बजे शेयर बाजार बंद हो गया है। अब ये सोमवार को शेयर बाजार खुलेगा और उस दिन ये पता चलेगा कि क्या शेयर जो है अडानी ग्रुप के उसमें उछाल आया है, वो रुका है या फिर वो नीचे जा रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो है, जो आपने जिक्र किया राजनीति का, बिल्कुल वो चरम पर है और लगातार विपक्ष जो है इस मामले में हमलावर है। आज लगभग तमाम विपक्षी दल ने मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मीटिंग करके और संसद में ये जता दिया कि वो जेपीसी की मांग से नीचे कुछ नहीं मानने वाली है और सरकार को इस दिशा में जब तक विपक्ष के साथ फ्लोर ऑफ द हाउस बातचीत नहीं होगी तब तक इस दिशा में कोई समाधान नहीं निकलता दिख रहा है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है अमृता कि सोमवार को आप विपक्ष के तमाम सांसद जो हैं वो जो गांधी जी की प्रतिमा है संसद भवन के प्रांगण में वहां पर धरना देंगे और इस बात को लेकर वो कोशिश करेंगे कि सरकार पर और किस तरह की दबाव बनाए जाएं। यानी कुल मिलाकर बजट सत्र का जो पहला चंक है उस चंक में विपक्ष हमलावर है सरकार के ऊपर। न तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो पाई है और न बजट पे चर्चा शुरू हो पाई, क्योंकि राष्ट्रपति का अभिभाषण जब खत्म होगी चर्चा, प्रधानमंत्री उसका जवाब देंगे, उसके बाद बजट पर चर्चा शुरू होती है। ये परंपरा है, लेकिन अब तक 2 दिन का वक्त गुजर गया है और सरकार और विपक्ष के बीच कहीं कोई बातचीत बनती दिख नहीं रही है। तो कुल मिलाकर ये राजनीति की बातचीत बनती नहीं दिख रही अमित जी, लेकिन संसद से लेकर बाजार तक चारों तरफ अडानी ही अडानी है। इन्वेस्टर्स भी डरे हुए हैं। इधर अभी पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट भी जा पहुंचा है। बिल्कुल महिमा, और मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल हो गया है। निवेशकों में जो संशय की स्थिति है, निवेशक जो डरे हुए हैं, उस विषय को लेकर तमाम तरीके की बातें सामने आ रही है और सरकार की तरफ से अभी तक कोई ऐसा पुख्ता बयान नहीं आया है जिसको लेकर मार्केट में एक संदेश जाए। आज आप देखें कि जो विश्व में अमीर लोगों की सूची है उसमें गौतम अडानी जो पहले दूसरे नंबर पर आ गए थे वो 22वें नंबर पर आ गए हैं। डॉव जोन्स जो अमेरिका की एक बहुत बड़ी संस्था है शेयर बाजार में, उसमें उनके शेयर पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। सिटी बैंक अपना कोलेट्रल देने से मना कर रही है। तो कुल मिलाकर जो मामला है वो बड़ा गंभीर होता जा रहा है। आरबीआई ने अडानी समूह से उसकी बैलेंस शीट मांगी है, तो जो जिस तरीके की बात आनी चाहिए थी वो नहीं आ रही है और बाजार में इससे काफी संशय बनता जा रहा है, क्योंकि बैंकों ने अब जो लोन थी, जो कोलैटरल बिल्कुल अमित जी, संशय लगातार बरकरार है, क्योंकि देखिए शेयर्स भी 35% तक जा गिरे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच बड़ी खबर बता दें, अडानी को लेकर रेटिंग एजेंसी मूडीज का बयान सामने आया है। वित्तीय स्थिरता का आकलन करने पर फोकस, नकदी की स्थिति का आकलन किया जाएगा, ये बड़ा बयान सामने आया है। मूडीज 2025 तक अडानी के पास कर्ज चुकाने का वक्त है। मौजूदा हालात में फंड जुटाना काफी मुश्किल होगा, तो ये बड़ा बयान अब सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, वित्तीय स्थिरता को लेकर यह बयान सामने आया है। वित्तीय स्थिरता की बात कही गई है, नकदी की स्थिति का आकलन किया जाएगा। और अब राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ी एक और खबर आपको बताते हैं। अखिलेश यादव का काफिला दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, यूपी के हरदोई में काफिला दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। काफिले की 6 कार आपस में ही भिड़ गई है। अखिलेश यादव पूरी तरीके से सुरक्षित बताए जा रहे हैं, जबकि गृह विभाग ने प्रशासन से जवाब मांगा इस हादसे को लेकर। हादसे में
5 से 6 लोग घायल हुए हैं और घायल होने की जब खबर सामने आई तो तुरंत मौके पर एम्बुलेंस भी पहुंची, अस्पताल ले जाया गया। शादी समारोह में शामिल होने के लिए अखिलेश यादव जा रहे थे, जिस दौरान उनका ये काफिला दुर्घटनाग्रस्त हो गया। साथ ही ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, हरदोई की तस्वीर, और जरा गाड़ियों की स्थिति देखिए। और चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। बीएसपी सुप्रीमो यानी कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने रामचरितमानस मामले पर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। मायावती ने लगातार एक के बाद एक 4 ट्वीट किए, सपा को 2 जून 1995 की घटना याद दिलाई। मायावती ने लिखा कि देश में कमजोर में उपेक्षित वर्गों का ग्रंथ रामचरितमानस और मनुस्मृति आदि नहीं बल्कि भारतीय संविधान है, जिसमें कि बाबा साहेब ने इन्हें शूद्रों की नहीं बल्कि SC, ST, OBC की संज्ञा दी है। सपाई शूद्र कहकर उनका अपमान ना करे और ना ही संविधान की अवहेलना करे। मायावती ने लिखा कि सपा प्रमुख को इनकी वकालत करने से पहले लखनऊ गेस्ट हाउस के 2 जून 1995 की घटना को भी याद कर अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। देखना चाहिए कि जब CM बनने जा रही दलित की बेटी पर सपा सरकार ने जानलेवा हमला करवाया था, वैसे भी ये जग जाहिर है कि देश में SC, ST, OBC, मुस्लिम और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के आत्मसम्मान स्वाभिमान की किस कदर बसपा ने हमेशा समर्थन किया है। तो देखिए ट्वीट लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जो उनकी तरफ से किया गया, और मायावती के आरोपों पर समाजवादी पार्टी का रिएक्शन भी अब सामने आया। जान चुके हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश में पिछड़ा दलित एक हो गया है। उसे माननीय अखिलेश यादव जी पर भरोसा है, समाजवादी पार्टी से उम्मीद है कि हमारे हक की लड़ाई लड़ेंगे। जिनको लगातार अपमानित किया गया, जिनका आरक्षण छीना गया, जिनको नौकरी नहीं दी गई और जानबूझ करके जिनको परेशान किया जा रहा है, मुकदमे लिखे जा रहे हैं, उनका शोषण किया जा रहा है, उनकी लड़ाई समाजवादी पार्टी जब लड़ रही है तो स्वाभाविक है उन दलों को दर्द होगा जो घर बैठे हैं। और इस पूरे मामले की जानकारी और ज्यादा विस्तार से अवनीश विद्यार्थी देंगे। अवनीश, बिहार से शुरू हुआ विवाद यूपी जा पहुंचा और अब एंट्री हो चुकी है मायावती की। जी हाँ, बिल्कुल। बिहार में तो ये सियासी मामला हुआ ही बवाल बनाने वाला, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जब स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस को लेकर के बयान की एंट्री हुई, तब से तो भूचाल सा आ गया है और कमोबेश ऐसा लगने लगा है कि उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर लोकसभा चुनाव के इर्द गिर्द तैयारी कर रही है और उस तैयारी में इस बयान ने आग में घी डालने का काम किया है। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के समय बीजेपी ने हिंदुत्व और विकास के कॉकटेल को अपने साथ अपनी पॉलिटिकल लाइन बनाई थी और दोबारा सत्ता में वापस लौटी थी, लेकिन मुख्य विपक्षी दल के रूप में समाजवादी पार्टी की एक तरीके से पिछली बार से बेहतर वापसी हुई थी और उसका सबसे बड़ा कारण यह माना गया कि विपक्ष के तौर पर समाजवादी पार्टी और उसका जो गठबंधन था वो अपने आप को बीजेपी के खिलाफ स्टैब्लिश करने में कामयाब रहा था और यही वजह कि करीब 36% वोट जो है वो उनको मिल पाया था। हालांकि बहुमत से वो बहुत दूर थे और इसीलिए सत्ता से बाहर रहे, लेकिन उनकी सीटें काफी बड़ी थी। अब उनकी कोशिश यही है कि जो नुकसान उनको भले पॉलिटिकल तौर पर हुआ, लेकिन लोकसभा के चुनाव 2024 के उन चुनावों को लेकर के एक बार फिर समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल होने का क्लेम जरूर बना के रखे, क्योंकि जब लोकसभा के चुनाव आते हैं, देखने को मिला पिछली बार 2019 में जब सपा बसपा एक साथ लड़ रहे थे तब भी बीएसपी को ज्यादा सीटें मिली थी और समाजवादी पार्टी को कम सीटें मिली थी। कांग्रेस पार्टी केवल 1 सीट जीतने में कामयाब रही थी। तो ये कहीं ना कहीं एक गणित है जिसमें जाति आधार की एंट्री की है और मायावती की एंट्री करने का भी कारण यही है। चलिए देखना होगा इन बयानबाजियों का क्या कुछ असर नजर आता है आने वाले समय में। अवनीश, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात बाजार की करेंगे। बढ़त के साथ बंद हुआ है शेयर बाजार। सेंसेक्स में 900 से अधिक अंकों का उछाल दर्ज किया गया और निफ्टी में भी 243 अंकों की बढ़त हुई है। तो आज का बाजार कैसा रहा, बाजार का हाल क्या रहा, आप समझिए। शेयर बाजार सेंसेक्स में 900 से अधिक अंकों का उछाल और निफ्टी में भी 243 अंकों की बढ़त हुई है। और चलिए बात करेंगे असम की, चूंकि असम पुलिस ने राज्य में चाइल्ड मैरिज के मामलों में एक्शन में अब तेज कर दिया है। पुलिस ने अब तक 1800 लोगों को गिरफ्तार किया है। असम मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह जानकारी दी। इसके पहले असम सीएम ने बताया था कि राज्य में बाल विवाह को लेकर 4004 केस दर्ज किए जा चुके हैं। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार राज्य में बाल विवाह को खत्म करने के प्रति दृढ़ संकल्पित है और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि इन केसों में कार्रवाई 3 फरवरी से शुरू की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि पिछले महीने ही असम कैबिनेट ने बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया था
और सभी हितधारकों से इन मामलों में सहयोग मांगा था। और इतना ही नहीं, सरकार ने 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई करने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी है। साथ ही आपको बता दें, असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि अगले 5 से 6 महीने में ऐसे हजारों लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि 14 साल से कम उम्र की लड़की के साथ संबंध बनाना अपराध है, भले ही वो कानूनी रूप से पति ही क्यों ना हो। शर्मा ने कहा कि महिला की शादी की कानूनी उम्र 18 साल है और कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने साथ ही कहा कि आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।